Hello students, welcome to this video, and in this video we are going to discuss about the first war of independence for class 8. First war of independence बहुत ही important था. That's why it is called the landmark in the history of India's struggle for freedom. Landmark कहलाता है, बहुत ही important revolt था ये स्टार्ट हुआ 10 मई 1857 को मेरठ में, मेरठ कैंटोनमेंट में. और इस रिवोल्ट के लीडर थे बहादुर शाह जफर, जो लास्ट मुगल एम्पायर थे और जिसको बहादुर शाह टू भी कहा जाता है. रिबेलियंस ने, क्रांतिकारियों ने इन्हें शहंशाह हिंदुस्तान कहा और उनको इस रिवोल्ट का लीडर बनाया. ये रिवोल्ट इतना इंपॉर्टेंट था कि इसको हम लोग कहते हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड रिवोल्ट था, बिल्कुल यूनिक और अनोखा रिवोल्ट था. क्यों ऐसा कहते हैं, इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. पहली बार ऐसा हुआ था इंडिया में कि बहुत सारे इंडियन रूलर्स ने, जमींदार्स ने इस एक रिवोल्ट को ज्वाइन किया था देश की आजादी के लिए. सेकंड इसका फीचर ये था कि पहली बार हिंदू और मुस्लिम्स केम टुगेदर टू अपोज द फॉरेन डोमिनेशन. फॉरेन रूल को अपोज करने के लिए पहली बार हिंदू और मुस्लिम एक साथ आए. इसके अलावा डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी जैसे पीजेंट्स, आर्टिजन्स, सोल्जर सभी इसमें शामिल हुए. सोल्जर इसमें बहुत ज्यादा संख्या में शामिल हुए और ये एक ऐसा रिवोल्ट था जो वाइड स्प्रेड था, इंडिया के बहुत बड़े भाग में फैला था और नेशन वाइड रिवोल्ट था. इन फीचर्स ने इसको अनप्रेसिडेंटेड रिवोल्ट बनाया. ब्रिटिश ने तो इसको बहुत सारे नामों से पुकारा, जैसे उन्होंने इसको कहा कि ये अपराइजिंग था, द रिवोल्ट ऑफ 1857 था, सिपॉय म्यूटिनी था. लेकिन इंडियंस ने क्या कहा, इंडियन हिस्टोरियंस ने कहा कि नहीं, ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, क्योंकि इतनी ऑर्गेनाइज्ड लड़ाई ब्रिटिश गवर्नमेंट से इसके पहले कभी नहीं हुई थी, इतना ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट इसके पहले कभी नहीं हुआ था. इसलिए इन फीचर्स ने इसको अनप्रेसिडेंटेड बनाया और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बनाया. आखिर क्या कारण था, ये रिवोल्ट क्यों हुआ? हम लोग सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स बाहर से आए, उनका एक ही एम था कि इस देश को एक्सप्लॉइट करना, यहाँ के किंगडम्स को कैप्चर करना, और ये काम उन्होंने 1757 से स्टार्ट कर दिया. और यहां से उन्होंने ड्रेनेज ऑफ वेल्थ स्टार्ट कर दिया, मतलब इंडिया को लूट के, यहाँ की रिसोर्सेज को लूट के वो अपने देश भेजते थे. इससे इस देश के लोग काफी नाराज हुए और तब ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ. 1757 में जो हम लोगों ने पढ़ा है, पहले बैटल ऑफ पलासी, उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर. इन दोनों लड़ाइयों के बाद जो ब्रिटिशर्स ने इंडियन स्टेट्स को अपने कब्जे में लेना स्टार्ट किया, तो वो रुके नहीं, बल्कि पूरे देश को अपने कब्जे में लिया. और इंडियन को इस रिवोल्ट को स्टार्ट करने में 100 साल लग गए. 1857 में ये स्टार्ट हुआ. क्या रीजंस थे, कौन कौन से रीजंस थे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके पॉलिटिकल रीजंस क्या थे, पॉलिटिकल काउजेस क्या थे. सबसे बड़ा इसका रीजन था कि इंडियन रूलर्स वेर वेरी मच अनॉयड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकॉज देयर टेरिटरीज वेर एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स. उनके राज्य को ब्रिटिशर्स ने छीन लिया था. इसके लिए ब्रिटिशर्स ने दो रास्ते अपनाए थे. एक तो डायरेक्ट एनेक्सेशन, जिसमें वो डायरेक्ट अटैक करके इंडियन टेरिटरी को कैप्चर कर लेते थे, और दूसरा उन्होंने कई ऐसी पॉलिसीज को फॉलो किया जिसके बाद वो इंडियन स्टेट्स को अपने कब्जे में ले लेते थे. हमारे यहाँ के जो रूलर्स थे, जैसे बहादुर शाह जफर, तात्या टोपी और ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब कानपुर के, वो भी लड़ाई लड़ रहे थे, वो भी नाराज थे. उनके अपने पर्सनल रीजंस थे, क्योंकि उनकी टेरिटरी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छीन ली थी. जनता जो शामिल हुई थी, दिल्ली की, लखनऊ की, ग्वालियर की और दूसरे प्लेसेस की, उनको इन सब चीजों से मतलब नहीं था, पावर और मनी से मतलब नहीं था. वो फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करना चाहते थे. लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी भी एक बहुत बड़ा रीजन बनी. लॉर्ड डलहौजी जिसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स स्टार्ट किया,
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में वैसे रूलर के सक्सेसर को, जिसका अपना नेचुरल सक्सेसर नहीं था, अपनी संतान नहीं थी, और वो अगर किसी को गोद ले ले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस व्यक्ति को, गोद लिए व्यक्ति को उस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं मानते थे, पॉलिटिकल सक्सेसर नहीं मानते थे, और वैसे राज्य को कैप्चर कर लेते थे। इस पॉलिसी के तहत लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे टेरिटरीज को, इंडियन टेरिटरीज को अपने कब्जे में लिया। एक दूसरा भी रीजन था जो इनडायरेक्ट एनेक्सेशन का, वो था सब्सिडरी अलायंस। और इसमें ऐसा होता था कि जो भी इंडियन रूलर, या हम ऐसा कहें कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर किसी इंडियन रूलर के साथ में ये सब्सिडरी अलायंस साइन करती थी, तो इसके तहत वो एक बहुत बड़ी अपनी सेना उस राज्य में भेज देती थी, और अपना एक ब्रिटिश ऑफिसर, जिसको ब्रिटिश रेसिडेंट भी कहते थे, उस राज्य में भेज देती थी, जो वहां के किंग को गाइड करता था हाउ टू रूल द टेरिटरी, और इस तरह इनडायरेक्टली वो उस स्टेट को कब्जे में ले लेते थे। और इसी पॉलिसी के तहत 1801 में उन्होंने अवध को अपने कब्जे में लिया था। और जबकि अवध उनका एक पुराना मित्र था, नवाब वाजिद अली शाह अंग्रेजों के बड़े पुराने मित्र थे, लेकिन जब सब्सिडरी अलायंस साइन हुई तो वाजिद अली शाह को गद्दी छोड़नी पड़ी और उनको कलकत्ता एग्जाइल कर दिया गया, और बेगम हजरत महल को वहां का शासन सौंप दिया गया। तो ये पॉलिटिकल रीजन था जिसके चलते हमारे इंडियन रूलर्स में और जमींदार्स में काफी डिसकॉन्टेंटमेंट, डिससेटिस्फेक्शन हुआ, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाने के लिए एक बार एक लड़ाई करने को तैयार हुए। अब हम लोग आते हैं इकोनॉमिक काउजेस पे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक काउजेस में ब्रिटिश गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी थी जिसमें उसने हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को और इंडस्ट्री को, दोनों को चेंज कर दिया। एग्रीकल्चरल पैटर्न को चेंज कर दिया, और हमारे पीजेंट्स को फोर्स किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि वो वही क्रॉप उपजाए जिसकी जरूरत ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को थी, जैसे इंडिगो, कॉटन एक्सेट्रा। उनको बहुत टॉर्चर किया गया क्योंकि उनको बहुत ज्यादा हेवी टैक्स लगा दिए गए, और जब वो हैवी टैक्स नहीं दे सकते थे तो उनको जेल जाना पड़ता था या उनको टॉर्चर किया जाता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश में अपने यहाँ के इंडस्ट्री में बने हुए बहुत सारे गुड्स लेकर आई। हमारे मार्केट जो है फ्लडेड हो गए ब्रिटिश गुड्स से, खासकर टेक्सटाइल, और इसका असर ये पड़ा कि हमारे जो अपने इंडस्ट्री थे वो बंद हो गए, और यहाँ के जो वर्ल्ड फेम के आर्टिजन्स थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, यहाँ के पीजेंट्स भी अनएम्प्लॉयड हो गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भी किसी प्रिंसली स्टेट्स को, राजा की स्टेट्स को जीतती थी तो उसको बहुत सारा रेंट फ्री लैंड मिलता था और एक बहुत बड़ा खजाना मिलता था, लेकिन कॉमन पीपल को कुछ नहीं मिलता था सिवाय अनएम्प्लॉयमेंट के और पॉवर्टी के। जैसे अवध को जब कब्जा किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो वहां के ऑफिसर्स को डिसमिस कर दिया, वहां के 60,000 सोल्जर को अपनी नौकरी से हटा दिया, और इसका बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ा। तो ये इकोनॉमिक काउजेस थे जिसने डिससेटिस्फैक्शन भरा इंडियन में, और वो तैयार हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक रिवोल्ट करने के लिए। अब हम लोग आ रहे हैं सोशल और रिलीजियस काउजेस पे। ऐसे बहुत सारे सोशल और रिलीजियस काउजेस थे जिसने इंडियंस को बहुत नाराज किया, और बिकॉज ऑफ दैट दे बिकेम रेडी टू स्टार्ट अ रिवोल्ट। पहला रीजन हम क्या देखते हैं कि सोशल रिफॉर्म को इंडियन पसंद नहीं करते थे, ये लगता था उनको कि ये इंटरफेरेंस है उनके ट्रेडिशन और कस्टम्स में। बहुत सारे इंडियंस वेस्टर्न एजुकेशन को भी पसंद नहीं करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रही थी, और इसका इंडियन बहुत ही पुरजोर विरोध कर रहे थे, दे वर अपोजिंग इट। हिंदू लॉ प्रॉपर्टी में भी चेंज कर दिया गया था, ताकि जो लोग हिंदू से और इंडियन जो थे, जो क्रिश्चियन बन चुके थे, उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले। रेलवे जो अच्छे काम के लिए स्टार्ट हुआ था, लेकिन वहां भी हमारे जो पुअर और इलिटरेट लोग थे वो समझते थे कि रेलवे में सारी जातियों के लोग, सारे कास्ट के लोग जब एक साथ सफर करेंगे तो उनकी जाति चली जाएगी। उनको भय था कि वो उनका कास्ट लूज हो जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट काफी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी फॉलो करती थी,
वो लोग फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में इंडियंस को अलाउ नहीं करते थे। बात तो वो इक्वलिटी की करते थे, लेकिन जहां तक जजमेंट का सवाल है, वहां ब्रिटिश गवर्नमेंट हमेशा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को फॉलो करती थी। तो ये हमारे सोशल और रिलीजियस काउजेस थे जिसके चलते रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। उसके बाद हम लोग आते हैं मिलिट्री काउजेज में। मिलिट्री काउजेज में हम लोग देखते हैं कि इंडियन सोल्जर्स में और ब्रिटिश सोल्जर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। ब्रिटिश सोल्जर को काफी हाई पेमेंट दिया जाता था, उनका प्रमोशन किया जाता था, लेकिन वो फैसिलिटी इंडियन सिपाहीज को प्राप्त नहीं थी। यहां तक कि इंडियन जो सूबेदार थे, जिसको हाईएस्ट जितना पेमेंट मिलता था, वो हाईएस्ट पेमेंट एक ब्रिटिश सोल्जर को मिलने वाले पेमेंट से भी कम होता था। इतना डिस्क्रिमिनेशन था। प्रमोशन भी इंडियन सोल्जर का हायर पोस्ट पे नहीं हो पाता था। इसके अलावा इंडियंस को अपने ट्रेडिशंस को मानने की छूट नहीं थी। इसके अलावा 1856 में एक एक्ट पास हुआ था जिसमें इंडियन को अक्रॉस द सी जाना था, उनको ओवरसी सर्विस देनी थी, समुद्र पार जाना था। और इंडियन सोसाइटी में इस पे बैन लगा हुआ था कि जो भी समुद्र के पार जाएगा उसको उसकी जाति, उसके धर्म से निकाल दिया जाएगा, उसके गांव से निकाल दिया जाएगा। सोल्जर बहुत डरते थे, जानबूझकर ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले उसको ओवरसीज और अक्रॉस द सीज भेजते थे ताकि वो अपनी जाति धर्म से निकाल दिए जाए और वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए और वो आजादी की मांग ना करे। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं इमीडिएट काउज पे। इतने रीजंस जमा हो गए, लेकिन एक ऐसा रीजन चाहिए था जिससे वो रिवोल्ट स्टार्ट हो जाए, जिसको हम लोग इमीडिएट काउज कहते हैं। और वो इमीडिएट काउज था इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू इनफील्ड राइफल एंड ग्रीस बुलेट, चर्बी वाले कारतूस, कार्ट्रिजेजेस इंट्रोड्यूस हुए। और ये जो कार्ट्रिजेस थे, ग्रीस कार्ट्रिजेस थे, ये गाय और सुअर की चर्बी से बने थे। दे वर मेड अप ऑफ द फैट ऑफ काउ एंड पिग। और इंडियन सोल्जर्स दोनों, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो नहीं चाहते थे कि वो इस गोली को यूज करें, क्योंकि ये जो चर्बी वाली गोली थी, इस पे एक पेपर लपेटा हुआ था और गन में उसको भरने के पहले उस पेपर में लगे पिन को दांत से निकालना पड़ता था। और अगर कोई सोल्जर अगर दांत से छूता है तो उसमें गाय और सुअर की चर्बी है, तो हिंदू और मुस्लिम को लगता था कि उनके धर्म पे ये अटैक है, इसलिए वो चाहते थे कि वो ऐसी गोली को यूज ना करें। उन्होंने इसके लिए इनकार किया और इसके बाद ही ये रीजन इमीडिएट काउज बन गया। इसके बाद मेरठ में 10th में 1857 को ये रिवोल्ट, जिसको रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हैं, ये स्टार्ट हो गया। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का स्टार्ट हो गया। तो ये सारे रीजंस थे जिसके चलते फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हैं, जिसको सिपॉय म्यूटिनी कहते हैं, जिसको अपराइजिंग कहते हैं, वो स्टार्ट हुआ। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, जिससे मेनली हम लोगों ने डिस्कस किया है इसमें रीजंस फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। आगे आने वाले वीडियोस में हम और दूसरे टॉपिक पे अपना डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।